हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? भाई वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट? जरा डन का मैसेज दे दो, डन का मैसेज। डन का मैसेज दे दो भाई, डन का मैसेज। ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है? ला 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 ला। परफेक्ट परफेक्ट। अरे भाई बोलो ना। हाँ, डन है, यानी कि ऑडियो भी ओके है, वीडियो भी ओके है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, लेट अस स्टार्ट। मेरा नाम सी अमित पोपली, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। एंड ये क्लासेस हो रही हैं सीओसी एजुकेशन के थ्रू। ऑल थैंक्स टू संतोष सर। ये रिवीजन क्लास आज जो आपके शुरू हो रही है वो है पेपर नंबर 13, पेपर नंबर 13, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। ओनली एंड ओनली फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। केवल सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस हैं। ठीक है जी, शुभारंभ कर सकते हैं। चलो जी, सवाल उठा सर, इन क्लासेस के अंदर क्या 100% कवरेज होगी? हाँ, 100% कवरेज तो होगी, बट रिवीजन फॉर्म में। रिवीजन फॉर्म में हम 100% सिलेबस, 100% कंटेंट आपका कवर करेंगे। अच्छा, अगली बात, क्या हम कुछ केस स्टडीज भी करेंगे? हाँ, क्लास के हर क्लास के अंदर या क्लास के एंड में मैं आपको केस स्टडीज होमवर्क में भी दूंगा, और कुछ टिपिकल केस स्टडीज मैं खुद भी सॉल्व करवाऊंगा। कुछ टिपिकल केस स्टडीज मैं भी खुद सॉल्व कराऊंगा और आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, और वो होमवर्क के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक हो गई इतनी बात? हम एकदम अमेंडेड पोर्शन कर रहे हैं, मतलब इसके बाद तो कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, एंड पॉसिबल नहीं है, सारी अमेंडमेंट कवर है। अच्छा, तो अब शुभारंभ किया जाए क्लास का। बाकी गप्पे तो चलती रहेंगी, क्लास के अंदर चलती रहेंगी, बाकी गप्पे तो चलती रहेंगी। एंड चलिए, लेट अस स्टार्ट। लो जी, ये आपका पहला चैप्टर नाम है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। सर, पहला चैप्टर तो वो नहीं था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है? हाँ, मगर मैं पहला चैप्टर वो लेने जा रहा हूं रिवीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है कॉर्पोरेट लॉ में। तो कॉर्पोरेट लॉ का ये सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है, जिसे समझने में, जिसे एनालाइज करने में तोते उड़ते हैं। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, और क्या। तो चैप्टर का नाम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। ओके, इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़ें अच्छा, एक क्वेरी आई है, फिनिश होगा सर कोर्स? ना ना मैं तो यहां मजाक करने आया हूं। बताओ, ये कोई क्वेरी हुई? अरे क्यों नहीं होगा, जब शुरू हो रहा है तो अंत भी आएगा ना। चलो, कमाल हो गई बात। अभी बंदा बैटिंग पे आया नहीं, पहले ही अंदाजा लगा रहे हैं कि लग रहा है ये पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाएगा। बताऊंगा अपने बारे में। आई यूज्ड टू बी अ स्कूल कैप्टन ऑफ माय स्कूल क्रिकेट टीम, यू नो। संतोष सर सुन रहे होंगे, पक्की बात है, उनका मेरे मैच की शर्ट लगी थी एक, अभी तक हुआ नहीं है मैच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी। हम फटाफट कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी ले लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, देखना शुरू करते हैं। हाँ जी, एक मिनट, बस एक मिनट देना। चलिए, सबसे पहली टर्म मेरे पास आती है मेंबर। सवाल उठा, मेंबर कौन होते हैं? मेंबर को हम लोग शेयर होल्डर के नाम से भी पुकारते हैं कि शेयर होल्डर मतलब मेंबर। ओके, तो ये वो लोग होते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है। मतलब कंपनी का एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होता होगा, बिल्कुल होता है।
उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है, वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। ओके। दूसरी टर्म डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है? एक बड़ी छोटी सी एक सिचुएशन दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सिचुएशन क्या है कि हुआ क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के कितने हैं? नियर अबाउट 32 लाख। कितने मेंबर हैं? 32 लाख। अब हुआ क्या कि 32 लाख मेंबर्स को रिलायंस ने बुला लिया, शेयर होल्डर 32 लाख मेंबर मुंबई की तरफ निकल पड़े हैं। ओ माय गॉड, डिसीजन लेना था एक। कौन सा डिसीजन? कि हमने एक स्टेशनरी परचेज करनी है, हमने स्टेशनरी परचेज करनी है, कुछ कंप्यूटर परचेज करने हैं। तो कंप्यूटर वगैरह किससे परचेज करें? दो दुकानदार हैं, एक रामलाल एक श्यामलाल, दोनों में से किससे परचेज करें? एक बात सोच के देखिएगा, 32 लाख लोग मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। भाई साहब, कोई अर्जेंटीना से आ रहा है, कोई अल्बानिया से आ रहा है, कोई अल्जीरिया से आ रहा है, कोई नामीबिया से आ रहा है, कोई नाइजीरिया से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से जा रहा है। और ये डिसीजन लेने के लिए कि रामलाल से खरीदा जाए स्टेशनरी या फिर श्यामलाल से खरीदा जाए, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? बहुत गलत है भाई साहब। उन्हें क्या पता, वो जो 33 लाख मेंबर वहां पहुंचे हैं, 33 लाख मेंबर वहां पहुंचे हैं, उन्हें क्या पता कि रामलाल बैठ रहे या श्यामलाल बैठ रहे? उन्हें क्या पता? उन्हें क्या पता इस बात का? तो क्या ये छोटे छोटे डिसीजंस लेने के लिए भी बार बार मेंबर को बुलाया जाना चाहिए? नहीं। अरे भैया, इन रोजमर्रा के डिसीजन के लिए, इन छोटे मोटे डिसीजंस के लिए तो कुछ एम्प्लॉइज या कुछ प्रोफेशनल्स अपॉइंट हो सकते हैं जो ये डिसाइड कर सकें कि रामलाल या श्यामलाल। तो फिर ऐसे प्रोफेशनल जो कि अपॉइंट किए जाते हैं इन डे टू डे डिसीजंस के लिए, इन्हें कौन कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं? पहली बात समझ लेना कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं? हमेशा इंडिविजुअल होते हैं। अच्छा, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? द आंसर इज मेंबर्स करते हैं। किस लिए? ताकि मैनेज किया जा सके डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस को कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस को देखा जा सके, डिसीजन लिया जा सके। इसके लिए मेंबर्स अपॉइंट करते हैं किसको? डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है, ये क्लियर? क्यों अपॉइंट होते हैं, ये भी क्लियर? तो यानी कि कंपनी की जिंदगी के जो रोजमर्रा के डिसीजन हैं, डे टू डे डिसीजन हैं, उन्हें कौन लेंगे? डायरेक्टर्स लेंगे। और जो कंपनी की जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन हैं, उन्हें कौन लेगा? द आंसर इज मेंबर। आई होप इट इज क्लियर है। अगर है तो बोलो ना हाँ, यस नहीं लिखना, बोलना हाँ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चले आगे। सही बताऊं, मैं ये फंस गया हूं कि बोर्ड ऊपर नहीं हो रहा मुझसे। और मैंने ये नया बोर्ड लगाया, आज मैं पहली बार चेक कर रहा हूं इसे, मेरे से बोर्ड ही नहीं ऊपर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऊपर कैसे जाना है ये। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ला 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 ड्रॉ। कहीं तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। अच्छा, कमाल हो गई यार। भाई एक मिनट रुकोगे जरा, मैं अपने स्टाफ से पता कर लूं कि क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, कहां फंस गया मैं। एक मिनट रुकना।
चलो जी, चलो हो गया सॉल्व। मैं कहूं पता नहीं कहां फंस गया। चलिए, लेट अस प्रोसीड नाउ। अब हुआ क्या, देखो जी, हम जानते हैं कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग, किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग दो तरीके की हो सकती है। एक ऐसा डिसीजन जो कि मेंबर्स लेते हैं। अब सवाल उठा, मेंबर्स कौन से डिसीजन लेते हैं? मेंबर्स लेते हैं कंपनी की जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस। तो जितने भी कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो सब मेंबर्स लेते हैं। और जितने भी डे टू डे डिसीजंस होते हैं, रोजमर्रा के जो डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेता है? द आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ओके, अब अगली बात, ये जो मेंबर्स डिसीजन लेते हैं ना, इन मेंबर्स के डिसीजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, ये कहीं ना कहीं आपने पेपर 4 में भी, पेपर 5 में भी पढ़ा था इंटर के अंदर, बट फिर एक बार रिकॉल करके देखते हैं। एक चीज होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन से। तो यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा है एज कंपेयर टू वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, फिर होता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है या फिर बराबर है किसके? 3 into वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो एक बात ध्यान रखना, चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो या हो स्पेशल रेजोल्यूशन, ये दोनों ही टर्म्स रिजर्व हैं किसके लिए? मेंबर्स के लिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये बात समझ जाना कि ये रेजोल्यूशन किसने पास करना है? द आंसर इज मेंबर्स ने पास करना है। और अगर मैं आपको कहूं कि स्पेशल रेजोल्यूशन, तो अगेन ये बात समझ जाना कि ये रेजोल्यूशन किसने पास करना है? मेंबर्स ने पास करना है। इतनी बात क्लियर? जरा हाँ का मैसेज दे दो, बोलो डन। डन का मैसेज दो जी, डन का मैसेज दो। अगली बात बढ़ते हैं। डन का मैसेज दे दो, यहां तक डन का मैसेज दे दो। तो अभी तक जो किया जरा एक बार रिकॉल करके देखिएगा। मैंने कहा जी, कंपनी की जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेता है? कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के मेंबर्स लेते हैं बड़े बड़े डिसीजंस। और वो बड़े बड़े डिसीजंस वो कैसे लेते हैं? दो तरीके के रेजोल्यूशन हो सकते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी। अब कंपनी के जो रोजमर्रा के डिसीजंस हैं, डे टू डे डिसीजंस, इन्हें कौन लेता है? द आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ओके, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने तरीके से डिसीजन लेते हैं? दो तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी। पहला होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है एज कंपेयर टू वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन के। एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा है एज कंपेयर टू वोट अगेंस्ट के, दिस इज कॉल्ड एज बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, क्या मैं ऐसा पॉसिबल है कि मैं बोर्ड रेजोल्यूशन को कह दूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? आंसर इज ना ना ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नाम की टर्म किसके लिए रिजर्व है? केवल मेंबर्स के लिए। तो यानी कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए यूज नहीं हो सकती। जब मैं कहता हूं बोर्ड रेजोल्यूशन, तो मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन है, ठीक है ना। तो मेंबर्स की जो टर्म है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए बिल्कुल यूज नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन ये दोनों मेंबर्स की टर्म्स हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टर्म क्या है? दो। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कैसे लेते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका, वोट्स इन फेवर अगर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से, तो दिस बिकम बोर्ड रेजोल्यूशन। और दूसरा तरीका होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनानिमस रेजोल्यूशन, तो इसे हिंदी में कहा जाता है एक तरफा रेजोल्यूशन। क्या कहा जाता है? एक तरफा रेजोल्यूशन। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे के सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट हैं मीटिंग के अंदर, वो फेवर में अगर आ जाएं। ओके,
अब सबसे बड़ी दिक्कत जिंदगी में ये लग रही है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन और कहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन, ये बात कैसे पता लगेगी हमें। मैं कहता हूं ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पूरे लॉ में जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन, जब भी बोर्ड के डिसीजन की बात आएगी तो पूरे लॉ में उस बोर्ड के डिसीजन का मतलब होगा बोर्ड रेजोल्यूशन। केवल 2 जगह पूरे कंपनी लॉ में आपको ऐसा मिलेगा जहां पर बोर्ड के डिसीजन का मतलब होगा यूनानिमस रेजोल्यूशन। गेटिंग इट? वो 2 जगहें कौन सी हैं जहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा? पहली जगह आपको मिलेगी सेक्शन 186 के अंदर, प्लस दूसरी जगह आपको मिलेगी सेक्शन 203 के अंदर। दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। तो ये 2 जगहें हैं जहां पर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बाकी पूरे कंपनी लॉ में जब जब आपको दिखेगा कि बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए या बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, तो इट मींस कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। यहां तक क्लियर है तो मुझे डन का मैसेज दीजिए जरा। यहां तक क्लियर है तो जरा डन का मैसेज दो, डन का मैसेज दो। अरे बोलो ना, हाँ बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, अब एक सिचुएशन मैंने आपके सामने दी है, मुझे फटाफट बताइएगा कि क्या यहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ। एक बार यूनानिमस रेजोल्यूशन की डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल कीजिएगा। क्या कहता है यूनानिमस रेजोल्यूशन? जब सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट हैं वो फेवर में आ जाएं। दोबारा बोलो, सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट हैं वो फेवर में आ जाएं। दिस इज कॉल्ड यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। आइएगा, कंपनी के टोटल डायरेक्टर हैं 12। ओके, 12 डायरेक्टर हैं, मीटिंग में प्रेजेंट हैं 10, फेवर में आए 9, अगेंस्ट में है निल, नो वोट डाला है एक ने। यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर भी निकला जिसने वोट ही नहीं डाला, वोट ही नहीं डाला। अच्छा, मुझे केवल एक चीज देखनी है, बोर्ड में मीटिंग में कितने आए? 10। क्या इतने ही फेवर में हैं? हां या ना? अगर इतने ही फेवर में हैं, जितने की मीटिंग में आए उतने ही फेवर में हैं, तो मतलब यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो गया, अदरवाइज पास नहीं हुआ। बात सिंपल सी है। तो मुझे बताओ, मीटिंग में कितने आए? 10, फेवर में कितने आए? 9। क्या ये दोनों नंबर सेम है? नहीं। तो क्या यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ? द आंसर इज नो। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अभी मैंने आपको डायरेक्टर का एक मतलब बताया था कि डायरेक्टर कौन होता है, बट वो एक समझाने के लिए, नॉलेज पर्पस से मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई कि डायरेक्टर कौन होता है। अब मैं लॉ की डेफिनेशन आपको कराने जा रहा हूं कि लॉ में डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है। तो लॉ में लिखा है डायरेक्टर का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 34 डायरेक्टर के बारे में कहता है कि डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मने तो बोले तो क्या मतलब? मतलब ये कि हर वो व्यक्ति जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर है वो कंपनी का डायरेक्टर है। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर आप डायरेक्टर हो तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी होगे? यस। और अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हो तभी आप डायरेक्टर हो, अदरवाइज आप डायरेक्टर नहीं हो। ठीक हो गई इतनी बात? अब ऐसा क्यों कहा लॉ मेकर्स ने? क्योंकि क्या होता था, से फॉर एग्जांपल सहारा रियल एस्टेट, आप जानते होंगे सब, ये बड़ा स्कैम हुआ था सहारा का। जेल किसको हुई थी? सुब्रतो राय सहारा को। अच्छा, किस लिए हुई थी? क्या ये कंपनी के डायरेक्टर थे? नहीं थे। कंपनी के डायरेक्टर ना होने के बावजूद, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं थे, ये डायरेक्टर भी नहीं थे, मगर फिर भी कंपनी की सारी पॉलिसीज को ये नियंत्रण कर रहे थे। तो उस वक्त कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले, एक जो हमारा कंपनी एक्ट 1956 होता था ना, वो कहता था कि ऐसे डायरेक्टर जो पर्दे के पीछे छुपे होंगे, जो सामने नजर नहीं आएंगे, बट जो कंपनी की पॉलिसीज को पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहे हैं, उन्हें नाम देता था शैडो डायरेक्टर। क्या नाम देता था? शैडो डायरेक्टर। तो ऐसे लोग भी डायरेक्टर माने जाएंगे, कंपनी एक्ट 1956 कहा करता था। बट इससे ना बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि अगर कोई हमें पूछे कि डायरेक्टर कौन है, तो मैं कहूंगा कि ये जो सामने नजर आ रहे हैं बोर्ड पे, प्लस जो पर्दे के पीछे छुपे हैं। अब पर्दे के पीछे कौन है, क्लैरिटी नहीं है, तो यानी कि कंपनी के कितने डायरेक्टर हैं पता ही नहीं लगता था।
इसलिए लॉ मेकर ने इस बार क्या किया, कंपनी एक्ट 2013 में डेफिनेशन की सफाई कर दी और कहा मुझे नहीं पता पर्दे के पीछे कौन है, जो पर्दे के पीछे हैं उन्हें भी मैं पकड़ूंगा क्योंकि उन्हें ऑफिसर की डेफिनेशन में डाल दिया गया, बट डायरेक्टर की डेफिनेशन में साफ सफाई करके कहा गया कि हर वो व्यक्ति जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है केवल वही डायरेक्टर है। सेक्शन 2 क्लॉज 34। तो डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई भी दिक्कत यहां तक? बढ़ सकते हैं आगे? भाई बोलो ना हाँ। चलिए अब अगली डेफिनेशन मेरे पास आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? देखो जी किसी भी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं अभी है, हालांकि मैंने बताया नहीं, अभी आज ही की क्लास में मैं बताऊंगा सेक्शन 149 के अंदर। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो 2 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो 3। प्राइवेट हो तो आंखें बंद करके बोलना जरा, प्राइवेट हो तो 2 और पब्लिक हो तो 3। तो अगर किसी भी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी में अगर कम से कम 2 डायरेक्टर हैं और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर हैं, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। माने तो एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, यानी कि जब भी बोर्ड पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो दिस इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा, ए लिमिटेड इज हैविंग 3 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। बिल्कुल ठीक। कंपनी कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कितने डायरेक्टर हैं बोर्ड पर? 3 डायरेक्टर हैं। पब्लिक लिमिटेड में कम से कम कितने होने चाहिए डायरेक्टर? 3। तो 3 है, द आंसर इज 3 है। अच्छी बात है। अब एक्सीडेंट हो गया एक, जिसमें एक डायरेक्टर चला गया, एक डायरेक्टर चला गया। अब बताना है आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कितने डायरेक्टर्स रह गए। बताइए, आप जवाब दीजिए फटाफट मुझे, फटाफट मुझे बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कितने डायरेक्टर रह गए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कितने डायरेक्टर्स रह गए? आपका समय शुरू होता है अब। टेन टेन टेन। हाँ जी, शुभम गुप्ता जी कहते हैं 2, फिर शुभम गुप्ता जी कहते हैं 0। बाकी लोग फटाफट जवाब दो। क्या शुभम नहीं जवाब देने सारे? छवि कहती हैं 2। अच्छा, तान्या कहती हैं 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। द आंसर इज देयर इज नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट ऑल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नहीं बचा भाई, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कम से कम 3 चाहिए थे, 3 थे मगर एक चला गया, तो अब बचे 2। तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीजेस टू एग्जिस्ट, या फिर नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बचा है, अब कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बचा है। आई होप क्लियर है यहां तक? बढ़ सकते हैं? चलिए, मेरी अगली दोनों डेफिनेशन बड़ी ही टेक्निकल हैं। एक का नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर और एक का नाम है मैनेजर। एक का नाम है डेफिनेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है और एक का नाम है मैनेजर कौन होता है। चलिए देखना शुरू करते हैं, एमडी कौन होता है और मैनेजर कौन होता है। पहली बात, मैनेजिंग डायरेक्टर। लॉ कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। एक बात पक्की हो गई कि क्या मैं कह सकता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है? हाँ, क्योंकि लिखा है मींस अ डायरेक्टर। ओके, हु इज entrusted with the substantial power of the management। ओह, यानी कि जिसके पास सब्सटेंशियल पावर, जबरदस्त पावर है, जिसके पास जबरदस्त पावर है किस चीज की? मैनेजमेंट की। और ये पावर उसे कहां से मिली है? या तो कंपनी के आर्टिकल से मिली है, या किसी एग्रीमेंट से मिली है, या फिर रेजोल्यूशन के थ्रू मिली है। वो रेजोल्यूशन जो किसने पास किया होगा, चाहे बोर्ड ने पास किया हो या फिर मेंबर्स ने पास किया हो। तो यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर जिसके पास सब्सटेंशियल पावर है, और ये सब्सटेंशियल पावर उसे आर्टिकल के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू या रेजोल्यूशन के थ्रू मिली है। इतनी बात क्लियर? आगे इसमें वो डायरेक्टर भी आएगा जो कि पोजीशन होल्ड करता है मैनेजिंग डायरेक्टर की, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। यहां पर वर्ड जब पोजीशन आया है तो पोजीशन का मतलब यहां पे है पावर्स, यानी कि हर वो व्यक्ति जो कि पावर्स होल्ड करता है मैनेजिंग डायरेक्टर की, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार दो। मैं कहता हूं किसी भी नाम से पुकार दो, मतलब चाहे किसी भी नाम से पुकार दो। अच्छा, मतलब किसी भी नाम, फॉर एग्जाम्पल आप उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह दो, आप उसे प्रेसिडेंट कह दो, आप उसे
CMD कह दो, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी CMD हैं, वो CMD यूज करते हैं। तो आप उसे किसी भी नाम से पुकार दो, किसी भी नाम से पुकार दो, मगर अगर उस व्यक्ति के पास पावर्स किसकी है, MD की, तो वो MD है। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि ये कंपनी के CMD है, अगर ये आपको कहा जाए कि ये कंपनी के प्रेसिडेंट है या मुकेश अंबानी कंपनी के CMD हैं, पहला सवाल सबसे पहले देखना क्या इनके पास MD की पावर है। अब MD की पावर कौन सी है जरा बताएंगे? MD की पावर कौन सी होती है? ये रही सब्सटेंशियल पावर। यानी कि अगर उनके पास सब्सटेंशियल पावर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेशक वो CMD हैं मगर फिर भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं? द आंसर इज यस। ठीक है ना? तो किसी व्यक्ति को किसी भी नाम से पुकार दो, अगर उसके पास पावर्स यानी कि पोजीशन MD की है, MD की पोजीशन है, MD की पावर मतलब सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो MD है। ठीक हो गई इतनी बात? एक बार दोबारा से रिकॉल कीजिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरे साथ आंखें बंद करके रिकॉल करो। मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर जिसके पास कौन सी पावर होती है? हु इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। ये सब्सटेंशियल पावर उसे कहां से मिलती है? तीन जगह से, या तो कंपनी के आर्टिकल के थ्रू, या किसी एग्रीमेंट के थ्रू, या फिर रेजोल्यूशन के थ्रू। और वो रेजोल्यूशन कौन पास कर सकता है? चाहे बोर्ड का हो या फिर मेंबर्स का हो। अब मैनेजिंग डायरेक्टर में इंक्लूड होगा, अगेन इंक्लूड होगा वो डायरेक्टर भी जो कि पोजीशन होल्ड करता है MD की, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब सवाल उठा सब्सटेंशियल पावर। सर सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? काश लॉ मेकर्स ने लिखा होता सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। लॉ ने नहीं लिखा। लॉ मेकर ने यह लिखा कि सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में क्या नहीं आता है। ओह अच्छा, लॉ कहता है सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं आती है। अच्छा जी, वो क्या होती है? लॉ ने ये भी बताया। मैं बताता हूं ना, लॉ कहता लो कमाल हो गई मैं बताता हूं ना कि सब्सटेंशियल पावर कौन सी होती है। लॉ ने बताया सब्सटेंशियल पावर कौन सी है, कौन सी नहीं है। लॉ कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है ना, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखना, शेयर सर्टिफिकेट को साइन करना, कॉमन सील लगाना, और ले, ये ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं कि जिन्हें सब्सटेंशियल पावर नहीं कहा जाएगा। अब ध्यान रखना, एग्जाम में बड़े आराम से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है वो। कैसे? एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, जरा देखिएगा यहां पर। देखो जी, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। कहता है जी देयर आर 4 डायरेक्टर्स इन 2 स्क्वायर्स लिमिटेड। मिस्टर राव बीइंग द डायरेक्टर इन द स्टेशन has been authorized to draw and endorse the check। यानी कि उनके पास पावर है कि वो चेक को लिख भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी, एंड आल्सो टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड साइनिंग द शेयर सर्टिफिकेट। यानी कि इनके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखने की भी पावर है और शेयर सर्टिफिकेट साइन करने की भी पावर है। Whether as per the provision of the Company Act he will be treated as a MD of company। बताइए क्या कहेंगे, क्या इन्हें MD माना जा सकता है या नहीं? बोलो, your time starts now। क्या अगर इनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने की पावर है, क्या इनके पास अगर शेयर सर्टिफिकेट साइन करने की पावर है, तो क्या मैं इन्हें MD कह सकता हूं? अरे नहा रहा है, नहा रहा है बेचारा, पोपली भटकता जा रहा है। बताओ, नहीं, नहीं कह सकता। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है। ओ भैया, ये जो पावर है ना, ये लॉलीपॉप दिया गया है तुझे, ये मत समझ के तू ये लेने के बाद MD बन गया। नहीं, बिकॉज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है भाई, जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है रे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो इसलिए ये MD नहीं है, नॉट MD। यानी कि ये बंदा MD नहीं बना है इन पावर्स के बूते पर। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़े, चलो जी, वापस आइएगा, वापस आइएगा। ये MD की डेफिनेशन हमने की थी, एक बार दोबारा रिकॉल करोगे ताकि दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। MD, मेरे साथ बोलो, MD मीन्स है या इंक्लूड है?
देखो जी, एक डेफिनेशन दो तरीके की होती है, या तो होगा मीन्स से या फिर होगा इंक्लूड से। मीन्स से जो डेफिनेशन होती है मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, यानी कि जो है बस यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और एक डेफिनेशन होती है इंक्लूड से। इंक्लूड्स का मतलब होता है कि ये जो लिखा हुआ है वो तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ और है जो यहां लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है मींस की। तो जब मींस की डेफिनेशन हो तो वहां इंक्लूड वर्ड मत लिख देना, सब कट जाएगा। और इंक्लूड की डेफिनेशन हो तो वहां मींस मत लिख देना, सब कुछ कट जाएगा। तो डेफिनेशन जब भी याद करनी हो तो एक चीज के साथ याद करना कि मींस मतलब मींस वाली है या इंक्लूड वाली है, एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है डेफिनेशन याद करते हुए। सीएमए लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आएंगे। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब मींस से शुरुआत होगी। तो एमडी मींस अ डायरेक्टर जिसके पास डेलीगेट की गई है या एंट्रस्ट किया गया है जिसको, कौन सी पावर, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। कहां से मिली है उसे पावर? 3 जगह से। पहला बोलो आर्टिकल, दूसरा बोलो एग्रीमेंट, तीसरा बोलो रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसका? मेंबर्स का या बोर्ड का। फिर इसमें आता है इंक्लूड होगा डायरेक्टर भी, इंक्लूड होगा वो डायरेक्टर भी जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए परंतु जो पावर होल्ड करता है किसकी? एमडी की। तो पावर वर्ड नहीं लिखा, यहां वर्ड क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ, यानी कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो ऑक्यूपाई करता है पोजीशन बाय व्हाटएवर नेम सो कॉल्ड, उसे भी एमडी लिया जाएगा। द आंसर इज यस। सब्सटेंशियल पावर में क्या है ये नहीं लिखा, क्या नहीं है ये लिखा है। तो कहता है सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में एक्सक्लूड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, शेयर सर्टिफिकेट को साइन करना, कॉमन सील लगाना। बताइए जी, यहां तक क्या मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा? अगली डेफिनेशन आती है मेरे पास मैनेजर की। अब देखिए जी, मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल। ऊपर और नीचे वाली डेफिनेशन में फर्क देखिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, यानी कि एक बात पक्की है, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है? हाँ। बट क्या मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है? ना, क्योंकि यहां लिखा है मींस एन इंडिविजुअल, यानी कि डायरेक्टर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंडिविजुअल होने जरूरी हैं। तो मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु, जो कि काम करता है, कैसे काम करता है? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल प्लस डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन में प्लस कंट्रोल में काम करता है। अच्छा, ओके। जिसके पास मैनेजमेंट ऑफ होल या फिर चल जाए यार, हाँ जी, सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है। ओके, यानी कि जिसके पास कंपनी का सारा या लगभग सारा, दो चीजें, सारा होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी है। अच्छा, उसके बाद इसमें वो डायरेक्टर भी आएगा, ओके, या फिर वो पर्सन भी आएगा, वो डायरेक्टर या वो पर्सन, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा ना मैनेजर तो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल में डायरेक्टर भी हो सकता है या अदर देन डायरेक्टर भी हो सकता है। तो इसलिए लॉ मेकर ने शब्द क्या लिखा है? एंड इंक्लूड द डायरेक्टर और पर्सन जो ऑक्यूपाई करता है पोजीशन, पोजीशन माने तो पावर्स, यानी कि जो पावर्स होल्ड करता है किसकी? मैनेजर की। चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, यानी कि चाहे आप उसे सीईओ कहो, चाहे आप उसे सीएमडी कहो, चाहे आप उसे प्रेसिडेंट कहो। भाई साहब, अब इसे डेफिनेशन को एनालिसिस नहीं किया तो क्या किया? चलिए एनालिसिस करना शुरू करते हैं। मुझे फटाफट बताइएगा, सोच समझ के जवाब आपने देने हैं। अब जवाब आपने देने, मेरा काम यहां खत्म होता है। सवाल नंबर 1, मैंने तुम्हें कहा रामलाल कंपनी का सीएमडी है प्लस उसके पास होल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। कंपनी का सीएमडी है प्लस होल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। बताइए रामलाल एमडी है या मैनेजर है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ जी, रामलाल कंपनी का सीएमडी है प्लस उसके पास होल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। बताइए वो कंपनी का मैनेजर है या एमडी है? अभी तक जवाब का वेट कर रहा हूं, आया नहीं किसी का। जल्दी 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 दो। आशुतोष कहते हैं एमडी है। अरे आशुतोष, कैसी कैसी बातें करते हो तुम। नहीं रे, मैनेजर है, मैनेजर। क्यों? क्योंकि वर्ड यूज हुआ, मैंने कहा सीएमडी है प्लस होल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, तो जैसे ही ये वाली पावर आई मैनेजर बन गया। अब मैं कहता हूं नथुलाल कंपनी का प्रेसिडेंट है प्लस उसके पास सब्सटेंशियल पावर है,
तो बताइए नथुलाल कौन है, कंपनी का एमडी हुआ या मैनेजर हुआ? नथुलाल कंपनी का एमडी हुआ या मैनेजर हुआ? नथुलाल कंपनी का प्रेसिडेंट है, प्लस सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है उसके पास, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। क्या हुआ? देखो जी, मुझे इन नामों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये बताओ क्या सब्सटेंशियल पावर है या होल पावर है। आपने कहा सब्सटेंशियल पावर है, मैंने कहा बंदा एमडी है। आपने कहा होल पावर है, मैंने कहा जी मैनेजर है। अगला सवाल जो सबसे बड़ा टेक्निकल सवाल है, एमडी बड़ा है या मैनेजर बड़ा है, ये बता दो मुझे। एमडी बड़ा या मैनेजर, क्या कहोगे? बड़ा कौन है, एमडी या मैनेजर? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। एमडी बड़ा, सारे कह रहे हैं एमडी बड़ा, एमडी बड़ा, एमडी बड़ा, एमडी बड़ा। अच्छा, क्या करें क्या करें करें, आप सब कह रहे हैं एमडी बड़ा। क्या मैं आपकी बात मान जाऊं या ना मानूं? बात मानूं या ना मानूं, क्या लगता है, माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? चलो एक काम करते ना, एक वीडियो के थ्रू समझाता हूं कि एमडी बड़ा या मैनेजर। टन टन, आओ भाई आओ भाई आओ भाई, ये रहा एमडी और मैनेजर। सुनना ध्यान से। और राम, क्या हाल चाल, कहाँ पे आजकल? यार बस सब सही है अपना तो। आजकल हम तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना आईटीसी में। और तुम बताओ, तुम कहाँ हो? यार मैं भी अब पोपी इंडस्ट्रीज में मैनेजर हूँ। ओह, दुख हुआ सुन के कि तुम मैनेजर ही रह गए बस। राम तुम सही तो हो ना? मैनेजर तो मैनेजिंग डायरेक्टर से बड़ा होता है। लगता है तुम वो सब भूल गए जो सीए करते हुए पढ़ा था। तो राम लग जाए शर्त फिर। बिल्कुल लग जाए, चलो। हेलो राम, बेटा तुम गलत कह रहे हो। आप हैं कौन? हम हैं कंपनी लॉ। तो बताएं मैं गलत कैसे हुआ? बेटा राम, मैनेजिंग डायरेक्टर वो होता है जिसे या तो कंपनी के आर्टिकल के द्वारा या फिर एग्रीमेंट के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और या फिर मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सर ये बताइए कि बड़ा कौन हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर? बेटा बड़ा तो मैनेजर ही होता है। वो कैसे? बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसके पास सब्सटेंशियल पावर होती है मैनेजमेंट की। तो फिर तो बड़ा वही हुआ ना? नहीं बेटा नहीं, मैनेजर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके पास लगभग सारी पावर्स होती है कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये कंपनी लॉ हमें और ज्ञान दे। ये क्लियर नहीं हो रहा कि मैनेजर कैसे बड़ा हुआ। बेटा एक तरफ जहां मैनेजिंग डायरेक्टर सब्सटेंशियल पावर्स रखता है, इसका मतलब कंपनी में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो ये पावर रखे। वहीं दूसरी ओर मैनेजर लगभग सारी पावर्स रखता है, मतलब कंपनी में एक से ज्यादा तो मैनेजर हो ही नहीं सकता। जी, तो अब क्या आप अपना जवाब चेंज करेंगे? एमडी और मैनेजर में से कौन बड़ा है? एमडी और मैनेजर में से कौन बड़ा है? टेन टेन, कौन बड़ा है? क्या ऐसे मैनेजर बड़ा है? हाँ, क्योंकि एमडी के पास सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं, बहुत सारी पावर होती है, बट मैनेजर के पास तो सारी पावर होती है।
तो एक के पास बहुत सारी हैं, बट एक के पास सारी हैं। यानी कि अगर एक कंपनी में कभी मैनेजर आ गया ना, तो उस कंपनी में ना तो कभी दूसरा एमडी आएगा ना दूसरा मैनेजर आएगा। बट अगर किसी कंपनी में एमडी आ गया, अगर किसी कंपनी में एमडी आ गया, तो उस कंपनी में दूसरा एमडी पॉसिबल है, तीसरा एमडी पॉसिबल है, चौथा एमडी पॉसिबल है। कोई रियल वर्ल्ड का एग्जांपल? हाँ, आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी के अंदर 6 एमडी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 एमडी हैं इस वक्त। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि ज्यादा बड़ा कौन हुआ? मैनेजर, क्योंकि उसके पास होल पावर ऑफ मैनेजमेंट होती है, एमडी के पास केवल सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट होती है। कंपेयर्ड किया जाए तो दोनों में मैनेजर ज्यादा बड़ा हुआ। अगली बात, तो सर हम तो ये बड़ी बार टर्म यूज करते हैं, ये मेरा ब्रांच मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है। एक्चुअल में हमने ना मैनेजर नाम की टर्म को बिगाड़ के रख दिया है, बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया, क्योंकि गली मोहल्ले में जितने भी घूम रहे हैं सारे मैनेजर ही बन के घूम रहे हैं। कोई ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर। हमने मैनेजर नाम की टर्म को बिगाड़ के रख दिया है। इसलिए जो इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर है ना, वहां पर मैनेजर नाम की टर्म ज्यादा यूज नहीं की जाती, क्योंकि मैनेजर नाम की जगह हम लोग यूज करते हैं सीईओ, प्रेसिडेंट, सीएमडी। एमडी को हम नॉर्मली इंडियन कल्चर में, प्रैक्टिकल लाइफ में एमडी ही कहते हैं, बट मैनेजर नाम की जगह हम यूज करते हैं सीईओ, सीईओ, सीएमडी या फिर प्रेसिडेंट, ऐसे नाम यूज करते हैं। समझ आ गई बात? जैसे मुकेश अंबानी साहब की बात करूं तो वो सीएमडी हैं, परंतु उनके पास होल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज व्हाई एक्चुअली वो मैनेजर हैं कंपनी के। ठीक है, हाँ जी भाई, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद मेरे पास अगली डेफिनेशन आती है जिसका नाम है होल टाइम डायरेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है पूरे समय का डायरेक्टर, यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जो पूरे समय के लिए होता है कंपनी में। सुबह आता है, लंच करके ही, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच करके, शाम को स्नैक्स खा के ही कंपनी से जाता है। सुबह से शाम तक जो बेचारा कंपनी में रहेगा, ये कंपनी का एम्प्लॉय होगा। यस, तो इसलिए इसको एम्प्लॉय भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है, क्या? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। तो इसका मतलब है इंक्लूड्स, अब देखो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इंक्लूड अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। इसी का एक और नाम भी क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से भी इसे पुकार सकते हो आप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अरे लो जी, इसे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से भी पुकार सकते हो। जी हाँ, इसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से भी पुकारा जा सकता है। किसको? होल टाइम डायरेक्टर को। ठीक है, और आगे बढ़े, चले। उसके बाद मेरे पास अगली डेफिनेशन आती है जिसका नाम है केएमपी। केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सन। हालांकि ये डेफिनेशन यहां पर अभी समझनी हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन को मैं तब समझाऊंगा जब मैं सेक्शन 203 पे आऊंगा। वहां जाके बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी डेफिनेशन, और वहीं इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। बट फिलहाल थोड़ा सा बेस इसका बता देता हूं, की मैनेजरियल पर्सन। अब देखो जी, ये कौन होता है? से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जिसका नाम है पोपली एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। दोबारा बोलो, पोपली एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। मैं एक्सपोर्ट्स करता हूं गारमेंट्स का। अब सोच के देखो मैं डायरेक्टर हूं, कंपनी के डेटर्स का ध्यान भी मैं रखूं, क्रेडिटर्स का भी मैं रखूं, कंपनी के बैंकर्स का, लेंडर्स का, एम्प्लॉय का, सबका ध्यान मैं रखूं, बिजनेस को भी मैं बढ़ाऊं। भाई मैं इंसान हूं या चिट्टी हूं या कृष हूं? मैं कौन हूं? मैं इंसान हूं, मैं पुरुष हूं या महापुरुष हूं? मैं कौन हूं? अब सवाल उठा, मैंने मान लीजिए मेरी कंपनी ने एक्सपोर्ट किए गारमेंट्स, मेरे को डॉलर्स में पेमेंट आई। हमारा लॉ कहता है, फेमा के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब भी आपके पास डॉलर्स आए फटाफट आरबीआई में जमा करा दो। मैंने नहीं कराए, मैं भूल गया। ठीक है, अब हुआ क्या, अचानक से आरबीआई वालों की गाड़ी आई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों की गाड़ी आई। रात का समय था, मैं पजामे में सो रहा था, मुझे पजामे में ही उठा के ले गए। क्या ये गलत नहीं है? मुझसे पूछा ईडी ने, मुझे 3rd डिग्री देते हुए पूछा, बोल बोल तूने डॉलर्स जमा क्यों नहीं कराए? मैंने कहा भाई एक बात सुनो, मैं क्या ढक्कन हूं? सारे काम मैं ही करूं, डेटर्स को भी संभालू, क्रेडिटर्स को भी संभालू, इसको भी संभालू, उसको भी संभालू। भाई मैं इंसान हूं, कौन हूं? डॉलर जमा नहीं हुए, इसमें मेरी गलती? कंपनी के सीए को पकड़ो, सीएस को पकड़ो, सीएमए को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? उनकी भी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मैंने कहा और क्या, बात ही ऐसी करते हो?
बात पे जहां गड़बड़ हो जाए कंपनी में डायरेक्टर लायबल, जहां गड़बड़ हो जाए डायरेक्टर लायबल। क्या ये गलत नहीं है? गलत है। इसलिए लॉ मेकर ने इस गलती को समझा और कहा कि बात बात पे केवल डायरेक्टर को उठा के ले आए हम पजामों के अंदर, ये सही नहीं रहेगा। इसलिए कंपनी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं जिनके लिए डेफिनेशन बनाई गई की मैनेजरियल पर्सन। तो यानी कि आज के बाद कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ की तो डायरेक्टर के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको घरों से उठाया जा सकता है। तो इसलिए डेफिनेशन बनाई गई, नाम बोलो एक बार, की मैनेजरियल पर्सन, KMP। इसमें कौन कौन आता है? इसमें कंपनी का CEO आएगा, MD आएगा या मैनेजर आएगा? CEO और MD और मैनेजर। CS आएगा, होल टाइम डायरेक्टर आएगा, CFO आएगा। अब सवाल उठा आप लोगों के यहां लगी होगी दिल पे, सर हम कहां हैं, हम कहां हैं, CMA कहां है? क्यों है नहीं? CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हजारों भी नहीं लाखों कंपनियां ऐसी हैं जहां के CFO आज की डेट में CMA है। क्यों? अब कॉलर ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना हाँ। तो यानी कि CFO आता है, यस, यहीं पर आ जाते हैं CMA भी। अब CEO या MD या मैनेजर दूसरी कैटेगरी, कंपनी सेक्रेटरी तीसरी के। अच्छा नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें वो लोग आ रहे हैं जिसमें जो लोग कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ की तो लपेटे जाएंगे, जो लोग कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ की तो लपेटे जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगर अच्छा हुआ CMA डायरेक्टली नहीं लिखा, वरना लपेटे जाते। अच्छा हुआ नहीं लिखा। अब कौन कौन आ रहा है? CEO और MD और मैनेजर, दूसरी कैटेगरी CS, तीसरी कैटेगरी CFO, फोर्थ कैटेगरी होल टाइम डायरेक्टर। एक और कैटेगरी आई, फिफ्थ कैटेगरी। देखिएगा ये क्या है, फिफ्थ कैटेगरी कहता है such other officer not more than one level below the director who is in the whole time employment designated as KMP by the board। क्या मतलब? मतलब भैया ऐसा है कि ना कंपनी का अगर मैं हिरार्की बताऊं तो हिरार्की कैसे होती है, देखिएगा कुछ इस तरीके से कंपनी की हिरार्की होती है। ये कंपनी की हिरार्की है। सबसे ऊपर कौन सी कैटेगरी आती है? यहां पर आते हैं कंपनी के MD, ओ भाई MD या फिर CEO या फिर मैनेजर, ये सबसे ऊपर ये कैटेगरी आती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। फिर होल टाइम डायरेक्टर के नीचे की जो कैटेगरी है, केवल एक लेवल नीचे जो इनके कैटेगरी है, केवल एक लेवल नीचे की, उसमें कैसे कैसे लोग आते हैं भाई साहब? बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कि बिजनेस हेड, बिजनेस हेड, जैसे कि जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जैसे कि VP, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि होल टाइम डायरेक्टर से केवल एक ही लेवल नीचे हैं। तो ऐसे लोग जो होल टाइम डायरेक्टर से केवल एक लेवल नीचे हैं, उनको भी KMP माना जाएगा। हाँ, क्योंकि ये भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है भाई, तो ये भी KMP है। द आंसर इज यस। ठीक है। बताओ शुभम गुप्ता नालायक क्या लिख रहा है, बताओ। हे भगवान, शिव 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 शिव। क्लास से पहले ही मैं गंगा जल से स्नान करके आया था, फिर दोबारा करवाएगा ये। अरे हाँ जी, तो KMP में कौन कौन आता है? 1 2 3 4 और पांचवी कैटेगरी दोबारा पढ़ो। वो ऑफिसर जो कि होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल से ज्यादा नीचे नहीं है, नहीं है, यानी कि एक लेवल ही नीचे है। अच्छा, फिर इसमें और कौन आएंगे? सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब, सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब। अभी तक तो कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी तक तो कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, लो जी।
तो हमारा यहां पर पहला एक सेक्शन शुरू हो रहा है आज का। अभी तक तो हमने केवल डेफिनेशन की थी, परंतु अब मैं पहले सेक्शन पे आ रहा हूं जिसका नाम है सेक्शन 149, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की बात करता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन आता है। तो लॉ कहता है सेक्शन 149 में लॉ कहता है कि एवरी कंपनी, हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में केवल इंडिविजुअल ही आएंगे, यानी कि कोई कंपनी कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकती, कोई पार्टनरशिप फर्म कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकती, केवल इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बनेंगे। और हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहने चाहिए हमने आज भी बात की। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3 और 1% कंपनी में कितने, 1 डायरेक्टर। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 और 1% कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर रहना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, लॉ कहता है 15 हो सकते हैं। दोबारा बोलता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, लॉ कहता है 15 हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। कहता है जी, अगर मान लीजिए कंपनी 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर करना चाहती है, अगर कोई कंपनी 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर रखना चाहती है तो क्या रख सकती है, लॉ कहता है हाँ रख सकती है, परंतु उसके लिए कंपनी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, द आंसर इज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी कि ये जो डिसीजन है कौन लेगा, मेंबर्स लेंगे, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है। तो यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी के 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। हाँ, बट एक और बात, वो क्या, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है, ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेगी और ये सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगेगी। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, जितने मर्जी डायरेक्टर रखी जाओ रखी जाओ रखी जाओ रखी जाओ, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो रिकॉल कीजिएगा, ये सेक्शन क्या कहता है 149, कि हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिविजुअल होंगे। यस, मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, ओपीसी में 1% कंपनी में 1। अच्छा, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने, 15 से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी किस पे, गवर्नमेंट कंपनी पे और सेक्शन 8 कंपनी पे। इतनी बात क्लियर। और आगे बढ़े, वुमेन डायरेक्टर। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो तुम्हारे से है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बताइए वुमेन डायरेक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन होता है, पुरुष या महिलाएं, तो क्या कहेंगे, ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन होगा, महिलाएं या पुरुष। बेटा डोरमेंट कंपनी में क्या मतलब, डोरमेंट कंपनी क्या, वहां पे ये मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। यशवंत कुमार जी, सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम डायरेक्टर भी रखने हैं मैक्सिमम भी रखने हैं हर डोरमेंट कंपनी में। ठीक है, चलिए 455 सेक्शन में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेरा सवाल सुनिएगा, ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन होता है, पुरुष भ्रष्टाचारी होते हैं या महिलाएं। अरे कैसे कैसे लड़के बैठे हैं यहां पर, सब लगे पड़े हैं, महिलाएं, वुमन। अरे अरे कन्याओं, तुम सुनी जा रहे हो, तुम जवाब नहीं दे सकती, बताओ कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं। देखो, अगर मुझसे पूछो कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं, तो एज अ न्यूट्रल पर्सन, ओ भाई न्यूट्रल पर्सन मतलब वैसे तो मेरा नाम मिस्टर अमित पोपली है, मतलब समझ गए ना, मतलब एज अ न्यूट्रल, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा। मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि कन्याएं भ्रष्टाचारी नहीं होती। ओह अच्छा, हाँ भाई, ये बात प्रकृति भी एक्सेप्ट करती है। प्रकृति कौन सर, नेचर, नेचर भी एक्सेप्ट करती है, तभी तो शब्द बने हुए हैं। मां की ममता हमारे लिए कोई नहीं कहता, बाप की बापता हमारे लिए तो ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया किसी ने, ठीक है ना। तो मां की ममता तो है, बाप की बापता कोई नहीं कहता। अरे कमाल हो गया। तो फिर सब दिक्कत तो है, तो इसलिए लॉ मेकर भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए तो उन्होंने लिखा है
कि कन्याएं हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेंगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संस्कारी होगा, वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिए सेक्शन डाला गया वुमेन डायरेक्टर का, सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। अब सर हमें भी इतने स्टाइल मारने हैं? अच्छा, एक कह रहा है आप सच नहीं बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैडम आपकी ये क्लास देख रही होंगी। अच्छा बताओ यार, मतलब मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कमाल होगी बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्या हमें भी ऐसे याद करने हैं सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो? द आंसर इज ना। बस आप इतना याद कर लेना, 149 सबसेक्शन 1 याद कर लोगे काफी है। वो भी नहीं याद तो 149 तो कर लोगे, बस काफी है। तो 149 में क्या लिखा है कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर जरूर रहेगी ऑन द बोर्ड ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनी। अब वो कौन सी कंपनी है जहां पर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर जरूर रहेगी? ये बात लिखी हुई है रूल नंबर 3 के अंदर, रूल नंबर 3 में। अब रूल नंबर 3 किसका? देखो जी, रूल नंबर 3 का, रूल्स का नाम याद रखना हो तो कर लेना, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स रूल्स 2014। सर ये नहीं याद हो पाएगा सर, नहीं 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 सर, कसम से ये नहीं याद हो पाएगा। तो फिर ठीक है, फिर एक काम करना, वुमेन डायरेक्टर जब भी आ जाए तो लिख देना एज पर सेक्शन 149, बस फिर भी गुजारा हो जाएगा, कर लेगा गुजारा वो। इतना तो वो भी नहीं लिख रहा अपने स्टडी मटेरियल में, सीएमए में, ठीक है ना। तो आप केवल 149 लिख दोगे तो भी गुजारा हो जाएगा। तो फिर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रहनी चाहिए ऑन द बोर्ड ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनी। कौन कौन सी कंपनियां? एवरी लिस्टेड कंपनी में। अच्छा, इसके अलावा हर पब्लिक कंपनी में जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 100 करोड़ रुपए और टर्नओवर कम से कम 300 करोड़ रुपए होगी, वहां पर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होगी। आंखें बंद करके रिकॉल कीजिएगा, पहली कैटेगरी क्या है? हर लिस्टेड कंपनी में, यानी कि हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होगी। हाँ, ये हो गई पहली कैटेगरी। अच्छा, दूसरी कैटेगरी बताइए, पब्लिक कंपनियां। क्या लिखा है? एवरी अदर पब्लिक कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनियों में होने की जरूरत नहीं है, पब्लिक कंपनियों में। वो पब्लिक कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल कम से कम कितनी है? 100 करोड़ रुपए और मतलब दोनों में से कोई एक। टर्नओवर कितनी है? 300 करोड़। तो ले देकर मेरे पास दो कैटेगरी हैं, एक लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी में तो चाहिए, एवरी अदर पब्लिक कंपनी में कब चाहिए? जब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, फिर अगला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आने की संभावना इसकी ज्यादा है। वो कहता है कि मान लीजिए वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी अराइज हुई, वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में अगर कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब अचानक से कोई वैकेंसी अराइज हो गई, तो उस वैकेंसी को कौन फिल करेगा? द आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे। अच्छा, कहां पर फिल करें, कैसे फिल करेंगे? जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी का मतलब, वाह वारे जाऊं तुम्हारे, वाह वाह, नजर ना लग जाए, क्या लॉ बनाया है। लॉ कहता है इमीडिएट आने वाली बोर्ड मीटिंग और 3 महीने के अंदर अंदर। अब वो कह रहा है जल्दी से जल्दी तो लगना चाहिए था विच एवर इज अर्लियर, ना, लिखा है विच एवर इज लेटर। ये जल्दी से जल्दी है, तो ध्यान रखना। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी या कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी, अचानक अराइज हुई वैकेंसी। अच्छा, इंटरमिटेंट वैकेंसी का कोई एग्जांपल बताएंगे क्या? इंटरमिटेंट वैकेंसी, फॉर एग्जांपल डेथ हो गई वुमेन डायरेक्टर की, फॉर एग्जांपल वुमेन डायरेक्टर छोड़ के चली गई, रेजिग्नेशन। फॉर एग्जांपल वुमेन डायरेक्टर का रिमूवल हो गया। ये सब सिनेरियो में, यानी कि डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, तो फिर उस केस में इमीडिएट अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर या लेटर, द आंसर इज विच एवर इज लेटर के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये वैकेंसी को फिल कर देंगे। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। चले जी, अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है मान लीजिए कोई कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, बिल्कुल अभी अभी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर क्या होगा? कहता है अगर कोई कंपनी बिल्कुल रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है, ओके, तो फिर अगर उस कंपनी को लगता है कि वो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, यानी कि पेड अप कैपिटल उसकी 100 करोड़ को टच कर रही है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ को टच कर रही है, तो फिर कंपनी तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर
6 महीने के अंदर अंदर अपने इनकॉर्पोरेशन के वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना चाहिए। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। कौन सी कंपनीज के लिए लिखा है ये? द आंसर इज नई कंपनीज के लिखा है जो बिल्कुल अभी कंपनी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। तो ऐसी कंपनीज को क्या करना चाहिए? अगर वो ये कंडीशन पूरी कर रही हैं पेड अप कैपिटल या टर्नओवर की, तो ऐसी नई नई कंपनियों को 6 महीने के अंदर अंदर वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना चाहिए। मतलब नई कंपनियों को 6 महीने मिले हैं। ओके, 6 months for 6 months period for new company to comply। 6 महीने का पीरियड में नई कंपनीज को दे रहा हूं कंप्लाई करने के लिए, वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, चलिए फिर ये जो पेड अप कैपिटल या टर्नओवर की मैंने बात की, तो ये पेड अप कैपिटल हो या टर्नओवर हो, ये किस दिन की ली जानी चाहिए? लॉ कहता है एकदम लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाना, उस लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये दोनों फिगर ली जाएंगी। आई होप क्लियर है, बढ़ सकते हैं। चलिए मेरा अगला कॉन्सेप्ट आता है रेजिडेंट डायरेक्टर। ये कौन होते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर? देखो जी, होता क्या था कि पहले ना कंपनियों में एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि आरओसी कंपनी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लेटर डालता था, बट उस लेटर का जवाब महीनों तक, सालों तक नहीं आता था। फिर कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाता था तो पता लगता था कि कंपनी के सारे डायरेक्टर यूएस बैठे हैं। आरओसी परेशान होता था, वो बेचारा आवाजें ही मारता रहता था, हेलो कोई है? थोड़े टाइम बाद, हाँ मैंने कहा कोई है। फिर थोड़े टाइम बाद, यार सुनो तो कोई है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अल्टीमेटली आरओसी कंपनी के खिलाफ एक्शन करता था। अब डायरेक्टर आते थे हाथ जोड़ के, सर हमें क्या बता, सर हम तो यूएसए में बैठे थे, सर हम तो कैलिफोर्निया में थे, तो हम तो यूके में थे, तो कहां कहां थे। अल्टीमेटली परेशान होकर लॉ मेकर ने एक कानून बनाया। उन्होंने कहा जी ऐसी तैसी कराओ। अब मुझे नहीं पता, एक क्वेरी आई है, सुन लो। कहता है सर वो कंपनी भी है जो न्यूली क्वालिफाई हो रही है फॉर वुमेन डायरेक्टर के लिए है, जो न्यूली, वही तो बात की हमने कि अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और अगर पेड अप कैपिटल टर्नओवर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो 6 महीने का टाइम दिया, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। ठीक है, तो अब लॉ मेकर ने इस समस्या से निपटने के लिए, कि डायरेक्टर होते ही नहीं थे, विदेशों में बैठे हुए थे, लॉ मेकर ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया? लॉ मेकर ने क्या किया? उन्होंने कहा भैया ऐसा है, हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं रेजिडेंट डायरेक्टर का। अपने एक डायरेक्टर को कम से कम कह दो कि वो इंडिया में रहेगा, पूरा साल नहीं कह रहे, कम से कम 182 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अपने एक डायरेक्टर को कम से कम ये कह दो कि वो कम से कम 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज वो इंडिया में रहेगा ही रहेगा। मगर अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होगी तो ये 180 डेज की रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेट लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? प्रोपोर्शनेट लग जाएगी। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, आईएफएससी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट तुम्हारे सिलेबस में सीएमए में नहीं है तो इसे काट सकते हो, इस लाइन को जरूरत नहीं है इसकी। तो यानी कि एक बार दोबारा से रिकॉल करो, हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर कम से कम कितने दिन तक रहेगा? 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कहां रहेगा? इंडिया में रहेगा। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए क्या ये रिक्वायरमेंट 182 डेज की लगेगी? हाँ लगेगी, परंतु ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, परंतु ये रिक्वायरमेंट वहां पर प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो मुझे डन का मैसेज दो। लो जी, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। नाम है जिसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है और रिक्वायरमेंट क्यों है। बात आज से कई साल पहले की है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्लैरिटी आ जाएगी। हुआ क्या कि एक डिस्कशन चली मार्केट में कि ब्लैकस्टोन कौन है? अच्छा, पहले एक और चीज बता दूं, हम लोग ना सीओसी के यूट्यूब चैनल पर ही हर संडे को एक कॉर्पोरेट सीरीज ला रहे हैं। वो रात को 9:30 बजे 9:30 पे चलेगी। 9:30 और 9, मैं कल बता दूंगा कंफर्म, कल तो है नहीं मेरी क्लास, चलो संडे को पता लग जाएगा। 9 बजे ही करेंगे हम, हर संडे को 9 बजे ये कॉर्पोरेट सीरीज चलेगी, जिस सीरीज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे हफ्ते में होने वाले कॉर्पोरेट घटनाओं से।
इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा कि तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की थोड़ी जानकारी मिलेगी। देखो, सीएमए की डिग्री तो सभी ले लेंगे, परंतु पैकेज में फर्क कैसे आते हैं? एक्स्ट्रा फैक्टर से। तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर कैसे आते हैं? वो एक्स्ट्रा फैक्टर आते हैं, सबसे बड़ी बात, पहली बात, कम्युनिकेशन स्किल से। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, उससे। और दूसरी बात, आपकी नॉलेज से। तो कम्युनिकेशन स्किल तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस का मंत्र होगा। और दूसरा मंत्र होगा कि आपको नॉलेज कितनी है। जैसे कि मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया था, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 13 इयर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड विद द डिफरेंट बैंक्स एंड इवन टुडे मैं कई कंपनियों के इंटरव्यू पैनल पे हूं। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं प्रोफेशनल्स का, तो होता क्या था, जब मैं अपनी बात कहूं जब मैंने 2003-4 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन किया था, तो उस टाइम मेरी समस्या ये थी कि जब मेरे सीनियर्स बातें करते थे कंपनीज की, उनके मैनेजर्स की, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, तो मेरे लिए वो बड़ी अजीब सी बातें होती थी। आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक, मुझे उनमें से किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती थी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो फेस करें जो शुरुआत में मुझे देखने को मिला था। इसलिए आपकी नॉलेज अपडेट रहे। इसलिए सीओसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म दिया कि जिसके ऊपर हम वो सेशन शुरू कर सकेंगे जो हर संडे चलेंगे। और ये वीकली सीरीज होगी जिसमें पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट घटनाओं को न केवल मैं बताऊंगा, बल्कि लॉ के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी समझाऊंगा। और इन सब घटनाओं का हम एनालिसिस भी करेंगे कि इन घटना से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या इस कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस संडे से ये सीरीज शुरू होगी। चलिए, फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मैं बात कर रहा था होटल लीला की। अब हुआ क्या, होटल लीला, इसका शेयर प्राइस चला करता था 18 से 20 रुपए के बीच में, हमेशा 18 से 20 रुपए के बीच में शेयर प्राइस होता था इसका। अचानक एक दिन न्यूज आई कि ब्लैकस्टोन, अब आप में से कईयों ने शायद ब्लैकस्टोन सुना ही ना हो, यह संसार की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, यूएस के अंदर है ब्लैकस्टोन। तो अचानक एक दिन खबर आई कि ब्लैकस्टोन, यूएस की ब्लैकस्टोन हमारे यहां के होटल लीला को टेक ओवर करने जा रही है। बस फिर क्या था, ब्लैकस्टोन की इन्वेस्टमेंट की खबर सुन के वो शेयर जो 18 से 20 रुपए पे घुमा करता था, अब वो बढ़ते बढ़ते 40, 45, 50 के लेवल को क्रॉस कर गया। अब वो 50, 45, 50, 45 बस इसी बीच में घूम रहा था। अचानक सीएनबीसी वालों ने होटल लीला के जो मैनेजमेंट में थे लोग, उनसे इंटरव्यू किया और उनको कहा कि सर, हमें पता लगा है कि ब्लैकस्टोन आपको एक्वायर करने जा रहा है, क्या कहते हैं? मैनेजमेंट का कहना था हाँ, ये खबर सच है। बस जी, जैसे ही उन्होंने कहा कि खबर सच है, शेयर धड़ाधड़ 60, 70 क्रॉस पे क्रॉस, लेवल पे लेवल क्रॉस हो रहे थे। अचानक ब्लैकस्टोन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि हमारी कभी डिस्कशन भी नहीं हुई, हमारी कभी ऐसी डिस्कशन भी नहीं हुई। ओ माय गॉड! अब सोच के देखो, जिन्होंने 60, 65, 70 रुपए पे शेयर खरीदे, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये शेयर ऑल टाइम लो 6 रुपए पे पहुंच गया था। गड़बड़ हुई कि नहीं? यस। गड़बड़ कहां से हुई? नीचे वाले मैनेजमेंट की तरफ से या टॉप मैनेजमेंट की तरफ से? टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। नुकसान किसका हुआ? इन्वेस्टर्स का। अब लॉ मेकर ऐसी चीजों से बड़ा परेशान थे। सत्यम स्कैम हो गया, फिर होटल लीला, ऐसे कई स्कैम हुए भारत में, जिसको देखते हुए लॉ मेकर बहुत परेशान थे। और इसी समस्या से निदान लेने के लिए, इसी समस्या का समाधान करने के लिए कॉन्सेप्ट डाला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब एक ऐसा डायरेक्टर होगा जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ध्यान रखेगा, यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई गलत खबरें ना फैला रहे हो, कंपनी में कुछ गलत अफवाहें ना चल रही हो, कंपनी कुछ गलत डिसीजन ना ले रही हो। इन चीजों की देखभाल के लिए जो डायरेक्टर आया, उस डायरेक्टर को नाम क्या दिया गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये किस लिए आया? स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आया। आई होप क्लियर। चलें आगे। अगली बात,
किन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा? लॉ कहता है हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में। भाव में मत बहा जाना कि लिस्टेड कंपनियां ना, लिस्टेड में भी पब्लिक कंपनियां। ओके, कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? लॉ कहता है कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। यानी कि अगर आपको पता लगे कि एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसमें 15 डायरेक्टर हैं, तो 1/3 मतलब 5 डायरेक्टर कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद फिर हमारा रूल नंबर 4 है जो कहता है उसके अलावा, लिस्टेड पब्लिक के अलावा जो बाकी बची पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें भी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। दोबारा बोलो, यानी कि लिस्टेड पब्लिक कंपनियों के अलावा जो बाकी बची पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें भी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। कौन सी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनियां? जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा और जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा और जिनके आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर या डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर गड़बड़ हो सकती है। वो क्या? पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, परंतु जैसे ही मैं लोन पे आया, डिबेंचर पे आया, डिपॉजिट पे आया, 50 करोड़ नहीं 50 करोड़ से ज्यादा। यहां ध्यान रखना, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार रिकॉल कीजिएगा मेरे साथ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? लिस्टेड पब्लिक कंपनियों की बात करो, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। लिस्टेड पब्लिक कंपनियां 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। अदर पब्लिक कंपनियों की बात करो तो अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कितने हो सकते हैं? कम से कम 2। दोबारा बोलो, अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम कितने हो सकते हैं? 2। कौन सी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी? वो जो 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन बोलो, पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा। टर्नओवर बोलो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा। और लोन, बोरोइंग या फिर डिपॉजिट्स की बात करो तो 50 करोड़ से ज्यादा। अगर किसी भी वक्त आप इन 3 में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं ना, तो मतलब आपको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने ही करने पड़ेंगे। अगली बात, अब ये पेड अप कैपिटल हो गया या टर्नओवर हो गया या फिर आउटस्टैंडिंग लोन हो गए, ये मुझे किस दिन देखने हैं? द आंसर इज एकदम पिछले ऑडिटेड देखने हैं। कब देखने हैं? एकदम पिछले ऑडिटेड फिगर देखनी है, एग्जिस्टिंग एज ऑन द लास्ट और लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एकदम लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है। इतनी बात क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। अब लॉ कहता है ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है ये 4 कंपनियों पे लगेगा ही नहीं। 4 कंपनियां हैं जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, चाहे बेशक वो इन कंडीशन को पूरा कर रहे हो, परंतु फिर भी नहीं लगेगा। कौन कौन सी? जॉइंट वेंचर कंपनियों में नहीं लगेगा। दूसरी बात, होली ओन सब्सिडरी कंपनियों में नहीं लगेगा। तीसरा, डोरमेंट कंपनियों में नहीं लगेगा। और फोर्थ, आईएफएससी पब्लिक कंपनियों में नहीं लगेगा। ये आईएफएससी हटा दो, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है सीएमए में। चलिए, तो 3 कंपनियां ले देकर ऐसी हैं जहां पर बेशक जो कंडीशन पूरी भी कर जाएं परंतु फिर भी वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगेगा। कौन कौन सी? रिकॉल करो फटाफट। जॉइंट वेंचर कंपनी में नहीं लगेगा, और बोलो होली ओन सब्सिडरी कंपनी में नहीं लगेगा, और बोलो डोरमेंट कंपनियों में नहीं लगेगा। तो यानी कि इन सब में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, चाहे बेशक कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बात, इंटरमिटेंट वैकेंसी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी या कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो वो कैसे फिल हो जानी, कब तक फिल हो जानी चाहिए? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब फिल करेंगे? जल्द से जल्द। जल्द से जल्द का मतलब इमीडिएट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विचएवर इज लेटर। विचएवर इज लेटर। समझ आया? अरे भाई बोलो ना हाँ। कोई हाँ ही नहीं बोलता है, बोलो ना हाँ। ठीक हो गई थी बात भी, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगला पैरा काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है जी, इन केस a company is covered under this rule is required to appoint a higher number of independent director due to composition of its audit committee, then such a higher number of the independent director shall be applicable to it. हे माता जी, क्या कहना चाह रहा है ये?
बड़े ध्यान से सुनना। कहता है मान लीजिए अगर किसी कंपनी में हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है जी। ऑडिट कमेटी, हाँ हम पढ़ेंगे सेक्शन 177 में, बट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बट आज के डेट में 177 के बारे में एक चीज समझनी जरूरी है, वो क्या? ऑडिट कमेटी का सेक्शन कहता है कि ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। अब इस लाइन का मतलब, ये जिसका मुंह काला किया हुआ है मैंने, इस लाइन का मतलब समझने के लिए मुझे 177 के साथ मिलकर इसे समझना पड़ेगा। मुझे ये 177 कहता है, हालांकि डिटेल में तो मैं 2-3 क्लासेस के बाद आएगा, बट फिलहाल 177 कहता है कि ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर रहने चाहिए, जिनमें से मेजॉरिटी कौन से होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ओके एक क्वेरी आई है शुभम गुप्ता की कि क्या सेक्शन 8 कंपनीज पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेगा? हाँ लगेगा बेटा, 3 को एग्जम्पशन है, बाकी सब पे लगेगा। ठीक है, हाँ अब देखिए जी, इसका एनालिसिस देखिएगा बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कीजिए। शुरू करें। A Limited is an unlisted company having a paid up share capital of रुपीज 15 करोड़। जैसे ही आपको पता लगा 15 करोड़ की पेड अप कैपिटल है, क्या मैं कह, और अनलिस्टेड कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेक्शन लग गया, रूल लग गया? यस। लिस्टेड कंपनी नहीं है बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 15 करोड़ रुपए यानी कि 10 करोड़ से ऊपर है, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने चाहिए। यही सेक्शन में लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। अच्छा जी, अब कहता है टोटल डायरेक्टर है 12। ओके, अब कहता है ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर है 7। ओ, ऑडिट कमेटी में 7 हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मुझे एक बात बताइए, अब 149(4) में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखूं? आपको बताया गया है कि ऑडिट कमेटी में 7 डायरेक्टर हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ जी, बताओ फटाफट बताओ, 149 में कितने डायरेक्टर रखूं इंडिपेंडेंट? वन 149 में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखूं? बताओ जी बताओ। सोचो 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 सोचो। 4 तो 177 में होने चाहिए, क्या 4 ही 149(4) में भी होने चाहिए? हाँ, द करेक्ट आंसर इज 4। सर ये कैसे? देखो ना, सेक्शन 177 क्या कहता है? ऑडिट कमेटी में जितने भी मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रहेगी। मेजॉरिटी यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 177 कितने हुए? 4। 7 में से मेजॉरिटी कितनी हुई? 4। अब 177 कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए 4, 149(4) कहता है होने चाहिए 2। ये तो शुक्र है इस कानून का जो ये मुंह काला किया हुआ है, जिसका जो कहता है कि अगर कंपनी के ऊपर 177 भी लगता है और 177 के कारण अगर कंपनी को ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो ज्यादा वाले ही इस सेक्शन में भी अपॉइंट होंगे। यानी कि इस सेक्शन में भी अब कितने हो गए? द आंसर इज 4। एक मेरे पास आंसर आया है सर 1/3। बेटा 1/3 लगता है लिस्टेड कंपनीज में, समझ आई बात? तो मैं कह सकता हूं कि 10 10 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 भी कितने हुए? 4। समझ आया? अरे भाई बोलो ना हाँ। अच्छा, अगला सवाल देखिएगा एक नीचे। ये ना सारे सवाल जो डब्बों में बने हुए हैं ये एनालिसिस हैं, जो कानून का आप एनालिसिस कर रहे हो। इससे फायदा ये होता है कि ये दिमाग तक घुसती हैं ये चीजें जो लॉ में लिखी गई हैं, ठीक है ना। कहता है एक कंपनी ऐसी है जिसे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ओके, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है, ओके।
क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी मिसेस शांति को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दे और वो वुमेन डायरेक्टर के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो? क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे क्या कहेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए रिक्वायरमेंट, अगर आपको लॉ बनाना हो तो क्या जो वुमेन डायरेक्टर है वही वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकती है? क्या आपको कोई तकलीफ? मुझे तो नहीं है। तो सवाल उठा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी की वुमेन डायरेक्टर है वो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो? हाँ, लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात, तो यानी कि पॉसिबल है। यस, क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन। 10 मैं कह सकता हूं वुमेन डायरेक्टर कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज वेल। तो वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकती है। भाई कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां से थोड़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं, इसे अब हम थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है तो हम इसे अगली क्लास में करेंगे। अब एक दो क्वेरीज, कोई क्वेरी हो यहां तक तो मुझे प्लीज भेज दो अभी। इफ शी क्वालिफाई द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन, ऑब्वियसली अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन कौन सी है? वो ये है जो अभी शुरू करनी है मुझे। अच्छा, और भाई कोई क्वेरी अभी तक की क्लास में, आज की क्लास में कोई भी क्वेरी अभी तक? कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेरी? अच्छा, अगला सवाल, लॉ की अगली रिवीजन किस दिन है और कितने बजे है? लॉ की अगली क्लास कितने बजे है और किस दिन है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेन टेन टेन। बताओ जी, बताओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी अभी बताई ना आकाश। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी भी बोर्ड फिल करेगा। कब तक? अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर या 3 मंथ, विच एवर इज लेटर, सेम एज वुमेन डायरेक्टर। मंडे को है, बिल्कुल सही, मंडे को 9:45। मंडे को है 9:45। सवाल उठा हाँ जी, सवाल उठा कि क्या कोई होमवर्क है आज का? मुझे बताना, यहां तक की क्लास में क्या हमारा कोई क्वेश्चन आया? अभी यहां तक की क्लास में एक ही क्वेश्चन आया था जो मैंने करवा दिया था शायद। हाँ, हो गया था क्वेश्चन नंबर 1। बाकी क्वेश्चन अभी नहीं आए, तो इसलिए आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है, सिवाय इसके कि जितना भी हुआ है एक बार अच्छे से दिलो दिमाग से पढ़ के आना। दिलो दिमाग से पढ़ के आना। अब अगली क्लास, क्योंकि ये देखो अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें से काफी टेक्निकल भी हैं, तो इसलिए अच्छी क्लास अच्छे तरीके से पढ़ के आना ताकि अब अगली क्लास के अंदर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, चलो जी। तो मंडे को मिलेंगे हम लोग 9:45। मीनवाइल संडे को आप कॉर्पोरेट न्यूज जरूर देखिएगा और अपने ज्ञान में वृद्धि जरूर कीजिएगा। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता लग जाएगा कॉर्पोरेट न्यूज देखते ही कि कितनी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। इज दिस सीरीज फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल? रेवती, जो टॉपिक्स अगर आपके ओल्ड सिलेबस में है तो आप वॉच कर सकते हो, अदरवाइज ये जो सीरीज है ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो लेटेस्ट सिलेबस आया है। बट क्योंकि ये टॉपिक जो आज चल रहा है वो ओल्ड सिलेबस में भी है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।